नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन। रोज की तरह सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ देश में जो ऐतिहासिक घटनाओं का जो इतिहास रहा है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसको आप बीबीसी बीबीसी न्यूज के नाम से भी आप जानते हैं, उसी की स्थापना 1922 में इंग्लैंड में आज ही के दिन हुई थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय एक्सास्केल दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है एक्सास्केल जो है आपका एक्सा स्केल दिवस जो मनाया जाता है वो एक इस तरीके से जो असमानता हुई है, जो आय में असमानता है, उसको एक साथ जो है लाने के लिए ये मनाया जाएगा। इसके अलावा 1972 में पहले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का बेंगलोर में भारत ने जो है वो क्या किया था, परीक्षण किया था। इसके अलावा 2024 में कुख्यात दस्यु सरगना और चंदन तस्कर, जिसको वीरप्पन के नाम से जाना जाता है, वीरप्पन को आज ही के दिन जो है पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर जो है क्या कर दिया था, मार दिया था। वीरप्पन जो है दुनिया के सबसे खतरनाक जो कह सकते हैं लोगों में से एक था, और ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है अपने पुत्र पत्नी सबको जो है अपने चंदन के व्यापार की वजह से जो है मार दिया था। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ऐसा पुरस्कार जो भारत के लिए एक सम्मान का विषय बना हुआ है। तो हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है? रोज तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिसमें भारत का इसरो, नासा कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो इसरो है, इस इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन को क्या मिला है, आपका अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। आपको पता ही है इनका नाम क्या है, एस सोमनाथ। क्या नाम है इनका? इसरो के चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ। आपको ये वाली बात जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसरो के बारे में और क्या बातें कर सकते हैं? इसरो के अध्यक्ष को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि ये पुरस्कार इटली के मिलान में जो है इनको दिया गया है। कहां पर दिया गया है? इटली जो देश है वहां का जो शहर है मिलान, वहां पर यह पुरस्कार दिया गया है। आगे आपको बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपने सुना भी होगा इसका नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा, पूरा नाम इनका नाम है विक्रम अंबालाल साराभाई, ज्यादा हम जानते हैं विक्रम साराभाई के द्वारा। तो विक्रम साराभाई के द्वारा क्या की गई थी? आपकी इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के अलग अलग जगह हेडक्वार्टर है, पर इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका मेन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसरो का जो अंतरिक्ष आपका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या है? श्री हरिकोटा, ठीक है, श्री हरिकोटा में। नाम क्या है? सतीश धवन केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन केंद्र जो है ये आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहां पे क्या होता है सबसे ज्यादा उपग्रह छोड़े जाते हैं, और दुनिया में ये एक ऐसी जगह है जहां से सबसे सुटेबल रूप में आप ये कह सकते हैं कि उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। और मैं इसके बारे में बताता हूं तो भारत ने इसरो की अगर बात करें तो इसरो ने भारत का पहला जो उपग्रह है 1975 में वो बनाया था, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान, उसका नाम क्या था? SLV-3 था। जो SLV-3 जो है ये आपका 1980 में रोहिणी सैटेलाइट के द्वारा जो है छोड़ा गया था। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ये कहें कि रोहिणी सैटेलाइट आपकी इसरो के द्वारा कब छोड़ी गई, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि 1980 में छोड़ी गई। मतलब ये आप जो आर्यभट्ट की अगर बात करेंगे तो ये रूस के सहयोग से बना था। रोहिणी जो है ये रूस के सहयोग से नहीं,
कि भारत का खुद का सहयोग से, भारत का अपना जो है एक बिल्कुल सिस्टम लगाया गया था, उसके द्वारा इसको छोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे 2013 में मंगल जो है मिशन जो है, जिसको मंगल ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है, इसके लिए जो है इसरो ने सफलता प्राप्त की थी। पहला ऐसा एक अंतरिक्ष केंद्र बना था इसरो, जिसने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने में सफलता पा ली थी। इसके अलावा यहां जो ये आपके मोस्ट कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं 2024 के, एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह 2024 जनवरी के आसपास जो है इसको छोड़ा गया था। इस एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का काम क्या था कि जितने भी जो टॉप 50 चमकीले जो उपग्रह हैं, ठीक है, टॉप 50 चमकीले उपग्रह, उनकी रिसर्च के लिए इसको जो है छोड़ा गया था। इसके अलावा SSLV की तीसरी और आखिरी विकास उड़ान जो है वो 2024 में इन्होंने फरवरी में शुरू कर दी थी, ठीक है। इसके अलावा रोबोटिक्स चैलेंज 2024 की शुरुआत जो है इसरो के द्वारा की गई है। रोबोटिक्स चैलेंज क्या है कि जितने भी जो बच्चे हैं उनको विज्ञान में दिलचस्पी देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसरो के द्वारा रोबोटिक्स चैलेंज को शुरू किया गया है। इतने जो है इसरो से जुड़े हुए क्या है, कुछ करंट के टॉपिक है, इसको आप जरा ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आज एक चर्चा करते हुए एक बात बताई है कि एक बीमारी है जो नेमालाइन मायोपैथी है, और विशेषकर ये नेमालाइन मायोपैथी जो बीमारी है लड़कियों में ज्यादा होती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि 99.99% जो है ये बीमारी लड़कियों में ही होती है। तो इस नेमालाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार है जो मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। तो ये क्या होता है कि जो शरीर होता है उसमें कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो मांसपेशियों से ही तो निर्धारित होता है। ढांचा तो जो है आपका कंकाल बनाएगा, पर उस कंकाल पर चिपकी हुई क्या होती है, मांसपेशियां। इसमें क्या होता है कि नेमालाइन मायोपैथी में जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में जो अंदर एक धागानुमा संरचना होती है, उस धागानुमा संरचना को ये क्या कर देता है, धागानुमा संरचना को ये क्या कर देगा, खराब कर देगा। क्या कर देगा, ये पूरी तरीके से खराब कर देता है। और इससे क्या होता है, शरीर में भयंकर दर्द होता है, गर्दन कंट्रोल में नहीं रहती, गर्दन मुड़ जाती है, इस तरह की जो है ये बीमारियां होती हैं। इसमें ध्यान रखना है कि यहां जो आपका नेमालाइन मायोथेरेपी की चर्चा जो है ये क्यों की गई है, दरअसल वो एक महिलाओं का कॉन्सर्ट जो है आयोजित कर रहे थे, उसमें उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया कि दुनिया की सबसे एक दुर्लभ बीमारियों में से एक है। 50,000 लड़कियों में से एक लड़की को आपकी ये बीमारी जो है नेमालाइन मायोपैथी हो जाती है, और इसका कोई खास इलाज अमेरिका में भी नहीं है। इस समय अमेरिका में इस पर बड़ी मात्रा में रिसर्च चल रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि नेमालाइन मायोपैथी को रोड मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी को बाहर से नहीं होगी, मतलब ये जन्मजात ही ये बीमारी पैदा होती है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगले पॉइंट क्या बन सकते हैं, अगला कुछ के हमें कौन कौन सी आनुवांशिक बीमारियां जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया, ये एक एनीमिया एक अलग बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया एक अलग बीमारी है। एनीमिया में क्या होता है, शरीर में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि अगर शरीर में एनीमिया है, आपने एक बार शरीर में आपका जो बिल्कुल जो ब्लड है वो पूरा है, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपका ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और फिर वो बनेगा ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति में इतना ज्यादा ब्लड कम हो जाएगा कि वो जो है मर भी सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्या होता है, जन्मजात होता है। ये लड़के और लड़कियों दोनों में हो सकता है, ठीक है। विशेषकर जब आप बी कॉम्प्लेक्स नाम की जो है एक विटामिन पढ़ते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स में जब B12 पढ़ोगे, तो जब किसी बच्चे को, जब कोई गर्भ में बच्चा होता है, उसकी माता को जब B12 की जो है कमी रहती है, तो संभावना ये बन जाती है कि उसके बच्चे को क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया से बचाव के लिए सरकार क्या करती है, महिलाओं को हर महीने कुछ पोषण की दवाइयां देती है, खाने के लिए कुछ चीजें दे रही है, जिससे नई जनरेशन में सिकल सेल एनीमिया जो है ना पैदा हो। इसके अलावा वर्णांधता, आपको पता है वर्णांधता, कलर विजन जिसको कहते हैं। कलर विजन में क्या होता है कि ये आपका 50% के आधार पर चलता है। मतलब अगर एक किसी के 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक को कलर वर्णांधता होती है, एक को नहीं होती।
कलर वर्णांतता में क्या होता है, हम हरे और लाल रंग में कोई भी अंतर नहीं कर पाते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में आपका जो होता है रक्त का थक्का बनने में बड़ी समस्याएं आती है। हीमोफीलिया को जो है राजशाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि हीमोफीलिया की जो खोज हुई थी वो ऐसे हुई कि इंग्लैंड की महारानी के ब्लड में जो है सबसे पहले हीमोफीलिया नाम की बीमारी जो है मिली, इसलिए हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है, राजशाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया आप ये मान लीजिए कि इसका वाहक महिलाएं होती है, पर ये सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो किसको करता है, पुरुषों को करता है। शरीर में रक्त का थक्का इसमें जमना बंद हो जाता है। लगभग जिस बच्चे को हीमोफीलिया होती है वो अपने जीवन में जो है पूर्ण वयस्क नहीं हो पाता, उससे पहले ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। होता क्या है कि कभी ना कभी जीवन में किसी न किसी को चोट जरूर लगेगी, जैसे ही चोट लगेगी तो पूरे रक्त का प्रवाह जो है उसका उस चोट के द्वारा से हो जाएगा, और उसका जब रक्त रुकेगा ही नहीं तो वही जो है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक पटाउ सिंड्रोम है, जो आपको पता होगा कि कुल आदमी के अंदर जो है जो आपके गुणसूत्र होते हैं 22 गुणसूत्र में से आपका जो 13वां गुणसूत्र है, जब ये गड़बड़ा जाता है तो उस गड़बड़ाहट से क्या हो जाता है, पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग सामान्य पिताजी माताजी दोनों लंबे हैं, उनकी पता चला संतान जो है वो बोनी रह गई, उसमें होता क्या है कि उनमें 13वां जो गुणसूत्र है वो 13वां गुणसूत्र सही तरीके से विकसित नहीं हुआ, और वो सामान्य क्या हो जाते हैं, उनकी लंबाई कम रह जाती है, चेहरा बाहर की तरफ निकल जाता है, सिर काफी बड़ा हो जाता है। ये आपकी कौन सी बीमारी होती है, ये पटाउ सिंड्रोम से ये बीमारी है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है ज्यादातर जो बीमारियां हैं जो आपकी तो वो 50% के आधार पर काम करेगी। मतलब अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में 2 बच्चों में जो है आनुवांशिक बीमारियां होंगी, 2 बच्चों में आनुवांशिक बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दरअसल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने अभी क्या किया है, एक MQ-9B जो है प्रीडेटर ड्रोन लिया है। इस प्रीडेटर ड्रोन से क्या कर रहा है भारत कि अभी जो है इससे क्या की जाएगी, जो निगरानी और टोही के लिए, टोही का मतलब क्या होता है कि हम जब कभी क्या कर रहे हो, किसी चीज को जो है एक सीमा पर रुके हुए हैं, और कई बार क्या है कि कोई व्यक्ति सो जाता है और सोते समय कई बार कुछ जो है अन्य लोग जो है भारत की सीमा में आ जाएंगे, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो एक अलग से व्यक्ति होता है उसको कह देते हैं टोही। तो टोही निगरानी के लिए क्या होगा, टोही निगरानी के लिए इस तरह के ड्रोन को भारत ने क्या किया है, खरीदा है, और इसका नाम क्या है, MQ-9B। MQ-9B का जो प्रयोग है, अगर आपसे पूछा जाए कौन करेगा, तो भारतीय नेवी के द्वारा इस MQ-9B का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का प्रीडेटर ड्रोन है, और इसको जनरल एटॉमिक्स द्वारा जो है बनाया गया, एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, जनरल एटॉमिक्स कंपनी, उसके द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। इसका इस्तेमाल जो है पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए किया जा सकता है। मतलब कि कोई पनडुब्बी अगर पानी के नीचे चल रही है तो उसको पता लगाने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो है ये उड़ सकता है, और ये लगातार 40 घंटे तक, लगातार कितने घंटे तक, लगातार 40 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये जो है युद्ध में एक बहुत बड़ी कारगर चीज साबित हो सकता है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जो ड्रोन है वो किसके पास है, अमेरिका के। सबसे ज्यादा ड्रोन किसके पास है दुनिया में, अमेरिका के। और दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन, सबसे हल्का ड्रोन वो है चाइना के पास। चाइना ने यह दावा किया है कि चाइना ने जो ड्रोन बनाया है उसका हल्का जो है, इतना हल्का है कि 4 ग्राम का उसने एक ड्रोन बना दिया है, जो निगरानी के लिए वो प्रयोग में करता है। भारत की जो पोंगोक्सो लेक है उस क्षेत्र में उसने 4 ग्राम वाले ड्रोन जो है लगाए हुए हैं, जो उस सीमा की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, तो भारत ने निगरानी टोही के लिए जो है ये प्रयोग में किया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य, अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो भारतीय नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को इससे जो है क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगर भारतीय सेना में शामिल होगा तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। और यूएवी हथियार है ये। यूएवी हथियार का मतलब क्या होता है, ऐसा हथियार जिसमें आदमी को उसके साथ रहने की जरूरत नहीं होती, आदमी कहीं दूर बैठकर जो है उसको प्रयोग में ला सकता है। ये एक यूएवी हथियार है,
और जो राडार सिस्टम पर हमला करने के लिए बनाया गया है, कि किसी के राडार सिस्टम पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। साथ ही में ध्यान रखना, एक भारत का, ये तो हार्पी ड्रोन की बात कर रहा हूं, ये तो किसके द्वारा बनाए गए हैं, भारत के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्चर मार्क है, ये भी जो है किसके द्वारा बनाया गया, सर्चर मार्क भी भारत के द्वारा बनाया गया है। सर इसकी बात करें तो हार्पी ड्रोन आपको ध्यान रखना है, ये 500 किलोमीटर दूर तक, 500 किलोमीटर दूर तक जो है क्या कर सकता है, जा सकता है। 500 किलोमीटर दूर तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 40 घंटे के आसपास इसका भी जो है बैटरी बैकअप है। सर्चर मार्क सेकंड की अगर बात करें तो ये 18,500 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है, और इसकी जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है, अधिकतम दूरी इसकी 150 किलोमीटर है। कितनी है, 150 किलोमीटर इसकी दूरी है। ड्रोन कंपनियां अगर भारत की बात करें तो भारत में कुछ ड्रोन कंपनियां हैं, जिसका नाम है लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड, एक है आपकी नियो स्काई इंडिया ये लिमिटेड। ये दोनों जो कंपनियां हैं भारत के लिए, भारत सरकार के लिए और कृषि के लिए नए ड्रोन का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। आपको ध्यान रखना है, ड्रोन की अगर बात करें तो आप ये बताना कि ड्रोन हमने जो है सबसे पहले 1995 में लगभग जो है इनका प्रयोग शुरू किया है, और व्यापक स्तर पर सन 2000 में जो है यूएसए ने इनका प्रयोग करना शुरू किया था। भारत जैसा जो देश है, भारत में 2016-17 में ड्रोन का जो है ज्यादा कल्चर आया है। ठीक, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाम से तो पता चल ही गया होगा आंसर, कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो भारतीय महिला क्रिकेटर जो है उनका नाम क्या है, उनका नाम है नीतू डेविड। नीतू डेविड को क्या किया गया, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको मैं अगर समझाऊं हॉल ऑफ फेम का मतलब क्या होता है, तो हॉल ऑफ फेम आपका एक ऐसा समूह है जिसमें विश्व के महान क्रिकेटरों के द्वारा विशेष जो इनिंग खेली गई हैं, उन इनिंग को जो है याद रखने के लिए उनका एक समूह बनाया गया है, जिनको कहा जाता है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में भारत में ऐसा नहीं है कि भारत की ये पहली कोई खिलाड़ी है जिसको शामिल किया गया है। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा इसमें और जो है कई खिलाड़ी हैं जिनको जो है शामिल किया गया है। जैसे इसमें एक खिलाड़ी आपके जो है सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसको इसमें शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना 2009 में बिशन सिंह बेदी जो एक क्या थे, बिशन सिंह बेदी जो एक बॉलर थे, उनको जो है क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब की बार 2024 में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को जो है शामिल किया गया है। एक तो हो गई भारत की, इसमें 2 और कौन है, इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज है जिनका नाम क्या है, एलिस्टर कुक। इसके अलावा भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, नीतू डेविड, और एक दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज है जिनका नाम क्या है, एवी डिविलियर्स। इन तीनों खिलाड़ियों को 2024 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्लियर है इतनी बात। और बात करते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि बिशन सिंह बेदी जो है पहले भारतीय थे जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। साथ ही साथ में आपको एक और ध्यान बात रखनी है कि 2023 के जो आईसीसी के जो अवार्ड है, इन आईसीसी के अवार्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 2023 के जो आईसीसी अवार्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बताया गया है टेस्ट मैच में, तो उस्मान ख्वाजा को बताया गया है। उस्मान ख्वाजा कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो विराट कोहली है, और विराट कोहली कहां के हैं, भारत के। लगातार दूसरे साल, पिछले साल 2022 में भी सूर्य कुमार यादव जो है आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे। 2023 में भी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो कौन रहे, सूर्य कुमार यादव। आपको ये वाली बात और ध्यान रखनी होगी कि भारत में T20 जो है इनको जो है नया कप्तान बनाया गया है। भारत को क्या बनाया गया है, T20 नया कप्तान बनाया गया है। आपको क्रिकेट से अगर बहुत ज्यादा लगाव है तो आज का दिन आपके लिए बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि आज भारत ने अपना एक बहुत खराब टेस्ट मैच खेला है, जिसमें भारत की टीम पहले जो है इनिंग में 46 रन पर जो है वो क्या हो गई, ऑल आउट हो गई। तो ये जो है कल के लिए देखते हैं कल क्या स्थिति बनेगी। अभी और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो महिलाओं की अगर बात करें तो महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो दीप्ति शर्मा को चुना गया है, भारत की हैं। और आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अभी जो एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, मैंने एक दिन क्लास में बताया भी था, वापस बता रहा हूं कि ये दोबारा पूछा जाएगा। एमटीएस में एक बार तो आ गया, दोबारा भी आएगा कि आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, बास डी लिडे को।
बासडी लीडे कौन है? नीदरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो क्वीन टोर एबल को चुना गया। ये कहां की है? केन्या की। इन्होंने जो है अपने डेब्यू मैच में ही जो है क्या लगा दिया था? 50 लगा दी थी। ऐसा करने वाली जो है ये पहली केन्या की खिलाड़ी बनी थी। इसके अलावा ये बहुत अच्छी जो है बॉलर और फील्डर भी है। तो इन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है इस साल, इसलिए इनको जो है महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2-3 और जो है मिताली राज के बारे में आपको मैं बता देता हूं। मिताली राज जो है ये भारत की पूर्व कप्तान है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मिताली राज पहली भारतीय ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 10,000 रन जो है आईसीसी क्रिकेट मैच में बनाए हैं। इसके अलावा झूलन गोस्वामी की अगर बात करें तो झूलन गोस्वामी जो है ये भारत की एक क्या रही है? बॉलर रही है। और इन्होंने ये भारत की पहली ऐसी बॉलर रही है जिन्होंने 300 से ज्यादा विकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लिए। ठीक है। हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर इस समय जो है भारतीय टीम की क्या है? कप्तान है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। हरमनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत कौर में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हरमनप्रीत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और हरमनप्रीत कौर जो है वो क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 2024 में मिस इंडिया का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? 2024 में मिस इंडिया का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? फोटो देखने के बाद जो तो पता चल ही गया होगा किसने जीता है। तो अगर देखा जाए तो 2023 का जो मिस इंडिया का खिताब है वो किसने जीता था? नंदिनी गुप्ता ने जीता था। इसके अलावा अब की बार जो जीता है 2024 में मिस इंडिया का खिताब आज जो है वो किसने जीता है? निकिता पोरवाल के द्वारा जीता गया है। आपको पता ही होगा कि ये लंबे समय से जो है अभिनय कर रही थी और 60 से ज्यादा इन्होंने नाटकों में जो है काम किया है। और बेसिकली इन्होंने महिला स्वावलंबन पर अपने जो जवाब दिए हैं उन जवाबों के आधार पर इनको जो है क्या चुना गया है? मिस इंडिया 2024 चुना गया है। बात करते हैं रिया सिंघा के बारे में, क्रिस्टीना पिस्कोवा के बारे में। इनके सारे क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं। 2024 की मिस इंडिया फेमिना जो है मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल है, ये बात हम कर चुके हैं। मिस इंडिया संगठन ने इस बार एक जो है गाना पेश किया है और उसमें उस गाने का नाम पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? राइज ऑफ क्वीन। राइज ऑफ क्वीन जो है इन्होंने जो है क्या किया है? ये गाना पेश किया है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पहली रनरअप कौन रही है? ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि सेकंड रनरअप कौन रही है, फर्स्ट रनरअप कौन रही है, तो दोनों को ध्यान रखना है। तो पहली रनरअप रही है वो कौन है? रेखा पांडे। और सेकंड रनरअप रही है आयुषी ढोलकिया। इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। भारत की अगर बात करें तो भारत में मेरे भाई 1947 में पहली बार क्या हुआ था? 1947 में पहली बार जो है मिस इंडिया कॉन्सर्ट की शुरुआत की गई थी। भारत की जो पहली महिला है जिसका नाम है एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम, ये वेस्ट बंगाल की थी और इन्होंने जो है पहला मिस इंडिया कॉन्सर्ट जो है जीता था। इसके अलावा भारत की आपको पता ही है कि पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फारिया जो है 1966 में क्या बनी थी? पहली जो है क्या बनी थी? आपकी मिस वर्ल्ड बनी थी। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी भारत की? तो पहली मिस यूनिवर्स जो है वो कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। इसके अलावा 2023 और 2024 के कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लगभग 1 महीना पहले, और उसमें मैंने बताया था कि गुजरात की, कहां की, ये ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य की रिया सिंघा जो 19 वर्षीय हैं, ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। 2023 की मिस यूनिवर्स अगर आपसे पूछा जाए कौन बनी है तो ये है आपकी सेनिस पालासियोस। ये जो है निकारागुआ देश है इसकी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 की मिस वर्ल्ड कौन बनी है तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा चेक रिपब्लिक की है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि आपकी जो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा है ये मिस वर्ल्ड कॉन्सर्ट के इतिहास की सबसे एजेड महिला जो है ये रही है जिन्होंने क्या किया है? मिस वर्ल्ड जीता था। और इनकी एज कितनी थी? 60 साल से ऊपर थी। ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको मिस इंडिया मिस वर्ल्ड से करा दिए हैं। एक बार इनको देख जरूर लेना क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन मैंने एक ही साथ करा दिए। अब 2024 की
जो मिस इंडिया, जो मिस वर्ल्ड का और मिस यूनिवर्स का जो आयोजन होगा वो 19 नवंबर के आसपास होगा। कब होगा? 19 नवंबर के आसपास होने वाला है। नीति आयोग, जिसको पुराने समय में क्या कहा जाता था? योजना आयोग। तो नीति आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या है? आज दरअसल क्या हुआ है, नीति आयोग की एक जो है संगोष्ठी हुई है और इस संगोष्ठी का ये पूछा गया है मुख्य विषय क्या है। तो दरअसल आपको पता ही है कि भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है कि अब हम धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को क्या कर रहे हैं? कम। आपने सस्टेनेबल गोल के बारे में पढ़ रखा है कि दुनिया ने जो पेरिस कॉन्वेक्शन 2017 में हुआ था, उस कॉन्वेक्शन में सस्टेनेबल गोल जो चुने गए थे, उन 17 सस्टेनेबल गोल में यह भी कहा गया है कि जितने भी जो देश हैं वो क्या करेंगे, अपने यहां पर ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि धीरे धीरे वो कार्बन उत्सर्जन को क्या करें? कम करें। और उनमें सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले मामलों में चीन और अमेरिका ने जो है उसका बहुत विरोध भी किया था। भारत भी कार्बन उत्सर्जन काफी करता है, पर भारत ने उसका विरोध नहीं किया और भारत उस पर जो है कुछ काम कर रहा है। तो उसी जो है मामले को लेकर अब आपके जो थिंक टैंक नीति आयोग ने क्या किया है, मेथेनॉल को लेकर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये मेथेनॉल की संगोष्ठी आपकी 17-18 अक्टूबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में होगी। कहां पर होगी? मानेकशॉ सेंटर में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फोकस क्षेत्र है, फोकस क्षेत्र क्या है कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में मेथेनॉल की भूमिका पर जो है हमें क्या करना है? ध्यान केंद्रित करना है। ये इसका मुख्य विषय है। चर्चाओं में क्या है कि कम कार्बन के रूप में मेथेनॉल के उपयोग पर जोर दिया जाएगा और विशेषज्ञ रूप में हरित शिपिंग में इसका जो है हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जितने भी जो अपने बड़े वाहन है उसमें एथेनॉल और मेथेनॉल की जो मात्रा है वो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जिसे आपने सुना भी होगा कि जैसे दिल्ली में जाएंगे तो धुंध हो रही है बहुत ज्यादा, तो जब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करेंगे और एथेनॉल और मेथेनॉल का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वहां धुंध जो है वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम। और धुंध से आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, मैंने पूरा विश्लेषण आपको बताया था कि अगर किसी शहर का AQI 100 से ऊपर होता है तो वहां के लोगों के लिए वो शहर रहने लायक नहीं है। और दिल्ली का जो AQI है वो कल तक 270 था और आने वाले 10 दिन में ये कहा जा रहा है कि वो 410 के ऊपर पहुंच जाएगा। दुनिया के सबसे प्रदूषित टॉप 10 शहरों में 3 शहर जो है वो किसके हैं? चीन के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषित शहर रहा है वो कौन सा रहा है? गाजियाबाद। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस मेथेनॉल के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका का एक जो है इंस्टीट्यूट है जिसको कहा जाएगा मेथेनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, ये इसका क्या है? सहयोगी है। मेथेनॉल को कई बार मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाएगा। आप जानते हैं कि CH3OH इसका जो है क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। इसका आणविक भार भी कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 32.04 ग्राम पर मोल इसका जो है क्या होने वाला है? आणविक जो है भार होने वाला है। इसका काम क्या है? ये होता कैसा है? तो ये एक रंगहीन तरल है और इसकी जो है गंध कैसी होती है? मीठी और तीखी होती है। जब आप एग्जाम देने जाओगे जो है NTPC का, उसमें सीधे सीधे 10 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, उसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके आती है। मेथेनॉल का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? जो प्लास्टिक बन रही है, पेंट बन रहा है, कार के जो पुर्जे बनते हैं, इन सभी में रोजमर्रा के जो हम यूज करने वाले उत्पाद है उसमें मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मिथाइल अल्कोहल का को क्या कहा जाएगा? कास्ट अल्कोहल या कास्ट नेप्था या मेथिल हाइड्रेट या इसको कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अलग अलग नाम से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कास्ट स्पिरिट क्या है, या आपसे पूछ लेगा कास्ट अल्कोहल क्या है, तो ये आपको बता देना है। सीधा सीधा वो ये बोल देगा कास्ट अल्कोहल का फार्मूला क्या है, तो आप बता देना कि CH3OH इसका फार्मूला है। और आपको एक नोट करने वाली बात यह है कि 2025 तक सरकार ने एक निर्धारण किया है कि हम अपने पेट्रोल में, ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी मेथेनॉल की, पर मैं जो नोट पॉइंट बता रहा हूं वो किसका है? एथेनॉल का। 2025 तक सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि हम क्या करें, अपने पेट्रोल में क्या कर दे, 20% तक इथेनॉल मिला दे, जिससे लेड जो उत्पन्न हो रहा है उस लेड को हम धीरे धीरे क्या कर सके, कम कर सके।
अगले एक क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें अभी नीति आयोग का तो हमने चर्चा करी नहीं है, नीति आयोग की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की जो है क्या फुल फॉर्म है। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को बना दिया गया था। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, तो आप कह सकते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है, तो डॉक्टर के सुमन बेरी जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है। सीईओ अगर इसके पूछे जाए तो आप बताना कि बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो क्या है, नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग में आपको ध्यान रखना है, एक होती है गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होता है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद से अगर क्वेश्चन आए तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिए इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उपराज्यपाल क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय परिषद ये अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, गृह मंत्री करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। नायब सिंह सैनी को दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो नायब सिंह सैनी कहां के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने कहां पर जो है शपथ ली है, तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने पंचकुला में, कहां पर, पंचकुला में जो है शपथ ली है। और यहां पर इनके साथ साथ 13 मंत्रियों ने भी क्या है, शपथ ली। 13 मंत्रियों ने, इसमें जो है टोटल नायब सिंह के साथ अगर उनको काउंट कर दिया जाए तो 14 आदमी हैं। 14 में से केवल 13 ने हिंदी में शपथ ली है। और चर्चा का विषय रहा कि एक महिला जिनका नाम था श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ली। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 13 मंत्रियों में अब की बार क्या हुआ है कि 2 मंत्री जो है वो किसको बनाया गया है, आपका 2 मंत्री श्रुति चौधरी और अदिति राव, इन दोनों को जो है मंत्रिमंडल मिले हैं। अभी इनके मंत्रालय बांटे नहीं गए हैं, पर ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया था कि इनको जो है मंत्रालय दिए जाएंगे। हरियाणा के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा में 2024 में चुनाव हुए हैं। इसमें बीजेपी ने 48 सीटें, कांग्रेस ने 37 और अन्य आपकी जो है 5 सीटें हुई है। इसमें मतलब अन्य जो पार्टियां हैं वो 5 सीटों पर आई हैं। राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो राज्य हरियाणा में 5 हैं, विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें यहां पर 10 हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हरियाणा जो है पहले पंजाब के साथ ही जुड़ा हुआ था, फिर कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर इनको अलग किया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अपने अस्तित्व में आया। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ का पशु क्या है, तो काला हिरण। राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का, तो काला तितर। राजकीय वृक्ष क्या है इसका, पीपल का पेड़। और इसके अलावा राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो कमल है। राजकीय खेल इसका कबड्डी है। और राजकीय नृत्य हरियाणवी लोक नृत्य है। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कि यहाँ के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, हरियाणा के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ के जो प्रसिद्ध नेता हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा मंत्रालय है इस समय, उनके पास ऊर्जा और वाणिज्य मंत्रालय उन्हीं के पास है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भाई साहब आपका 1 नंबर का मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये जो सबसे बड़ा विविधता केंद्र है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, काजीरंगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है, आंसर है इसका काजीरंगा। काजीरंगा जो जाना जाता है, काजीरंगा जाना जाता है इन गैंडों के लिए। और अब की बार क्या हुआ है कि काजीरंगा में इनके साथ साथ कुछ और नई चीज भी मिली है। जब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या मिली है, तितलियां। तो तितली विविधता केंद्र के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो केंद्र माना गया है, वो किसको माना गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को तितली का जो है क्या माना गया है, दूसरा सबसे बड़ा विविधता केंद्र माना गया है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 466 अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रजाति की तितलियों की पहचान की गई है। इसमें डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई, ये क्या है 2007 से क्या कर रही थी, इस पार्क में अध्ययन कर रही थी। और इन्होंने 2007 से क्या किया, इस पर अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि यहां पर 446 से ज्यादा जो है क्या रहती हैं, तितलियां रहती हैं। काजीरंगा में तितलियों की इस साल 18 नई और प्रजातियां पाई गई हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तितली से अगर आपसे क्वेश्चन आए तो तितली का जो जीवन काल है, तितली का जीवन काल लगभग कितना होता है, 1 माह होता है। काजीरंगा में पनवारी रिजर्व वन भी है और काजीरंगा में पनवारी वन रिजर्व में भी तितलियों की नई नई प्रजातियां जो हैं क्या हैं, मिली हैं। तितली के बारे में जरा मैं और बात कर लूं
कि काजीरंगा, पहले काजीरंगा के बारे में बात करते हैं, फिर तितली के बारे में डिटेल से बात करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। असम के 2 जिले हैं जिनका नाम है गोलाघाट और नागांव। ये 2 जिलों में जो है फैला हुआ है और इसको 1974 में क्या किया गया था, 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके अलावा यहाँ जो है दुनिया के 2/3 आबादी जो है गैंडों की यहाँ पर निवास करती है। बेसिकली ये जाना जो जाता है वो किसके लिए, गैंडों के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं तितली की। तितली का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, लेपिडोप्टेरोलॉजी। तितली का अध्ययन लेपिडोप्टेरोलॉजी कहलाएगा। इसमें अलावा ध्यान रखना है कि तितली का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, लेपिडोप्टेरा रोपालोसेरा, इसका जो है क्या है वैज्ञानिक नाम है। और देश का पहला तितली पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, तितली पार्क बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क था, जो कहां पर था, कर्नाटक में। भारत का पहला तितली पार्क जो है वो कर्नाटक में था, जिसका नाम था बन्नेरघट्टा। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क जो है वो क्या है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो है वो आपका बिरसा मुंडा के नाम पर है। ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है, तो गोल्डन बर्डविंग, इसको कई बार हिमालयन तितली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, इसको कई बार हिमालयन तितली के नाम से भी जाना जाएगा। ये क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी तितली है। और महाराष्ट्र राज्य ने अपनी जो है एक तितली, राजकीय तितली घोषित कर रखी है। तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजकीय तितली है उसका नाम क्या है, ब्लू मार्मन है। मैंने अभी आपको एक दिन एक जो है क्वेश्चन पढ़ाया था कि आपका जो 2 घाट है, एक आपका पूर्वी घाट है और एक आपका पश्चिमी घाट है। तो क्या हुआ था कि पूर्वी घाट से 2 प्रजाति की तितलियां पश्चिमी घाट पर पहुंच गई थी और उसमें एक प्रजाति का नाम क्या था, कोआ प्रजाति था, कोआ प्रजाति की तितली थी। और एक उसमें टाइगर प्रजाति की तितली थी। तो ये कोआ प्रजाति की और टाइगर प्रजाति की जो तितलियां थी ये भी चर्चा में आई हैं, तो आप ध्यान रख लेना, क्योंकि तितलियों का जिक्र चल रहा है तो वो भी आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। आपका 9वां क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के किस नायक के सम्मान में काकसर पुल का नाम बदला गया है। तो काकसर पुल का नाम जो है वो बदला गया है किसके रूप में, कैप्टन अमित भारद्वाज, कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर जो है क्या रखा गया है, काकसर पुल का नाम रखा गया है। दरअसल अगर आप काकसर पुल के बारे में जानना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो हम एक एरिया कह सकते हैं जहां पर आपका एलओसी कारगिल वाला जो पूरा क्षेत्र हम कंट्रोल करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो आपका काकसर पुल निभाता है। तो जब 1999 में पाकिस्तान के साथ एलओसी की लड़ाई हुई थी तो उस एलओसी की लड़ाई में क्या होता है कि उस काकसर पुल को पाकिस्तानियों से जो है कैप्टन अमित भारद्वाज के द्वारा ही क्या किया गया था, वापस लिया गया था। इसलिए इस पुल का नाम जो है अब क्या कर दिया गया है, कैप्टन अमित भारद्वाज कर दिया गया है। आपको अगर पता हो तो अमित भारद्वाज के बारे में थोड़ा आप समझ सकते हैं कि ये 4 जाट बटालियन के सेवारत कैप्टन थे। 1999 में घुसपैठियों के खिलाफ साहस का परिचय देते हुए इन्होंने जो है सर्वोच्च अपना जो है बलिदान दे दिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो कारगिल युद्ध में आप 3-4 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन क्या चलाया था, विजय चलाया था। और 26 जुलाई को हम जो है एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम क्या है, कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमने क्या कर लिया था, पाकिस्तान से अपना पूरा जो कारगिल वाला क्षेत्र है वो जीत लिया था। इसके लिए हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको जो ध्यान रखना है तो आप मेजर कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में कह सकते हैं कि 21वां जो परमवीर चक्र है, 21वां परमवीर चक्र अगर आपसे पूछा जाए किसको दिया गया है, तो लास्ट बार जो परमवीर चक्र दिया गया था तो वो विक्रम बत्रा को दिया गया था। 21वां परमवीर चक्र विक्रम बत्रा को दिया गया था। ठीक है, मेजर शैतान सिंह के बारे में सभी जानते हैं कि चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगले एक क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। भारत के अगले 51वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो कौन बनेंगे, जस्टिस
संजीव खन्ना जो है वो क्या बनेंगे, आपके 51वें नंबर के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिनको यूयू ललित के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है, भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है इनका जो क्रम था वो 49वां था। सर हीरालाल जे सून दास कानिया की अगर बात करें तो हीरालाल कानिया जो है आप कह सकते हैं कि सर आजाद भारत के पहले न्यायाधीश, आजाद भारत के पहले न्यायाधीश जो है वो कौन थे, वो आपके यही थे। इसके अलावा आप न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो भारत के वर्तमान के न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, उनके पिताजी थे ये। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा कार्यकाल भारतीय इतिहास में, सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, वाईवी चंद्रचूड़ का रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगर बात करें तो संजीव खन्ना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में इन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे। 2006 में इनको स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया था और जनवरी 2019 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पारंपरिक पद को दरकिनार करते हुए इनको सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था। ये काफी विवाद का विषय बना था कि आप कैसा कर सकते हैं कि किसी राज्य के एक जो है जज को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे। पहले एक सिस्टम होता है कि उसको वहां का मुख्य न्यायाधीश बनना होता है। ये सिस्टम जो है इन्होंने फॉलो नहीं किया था, इनको बिना इस सिस्टम के ही क्या है लेकर आ गए थे। ध्यान रखना है कि आपके जो जस्टिस खन्ना है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जो आपका आर्टिकल 370 को हटाने और चुनावी बॉन्ड पर जो संवैधानिक पीठ आई है तो उस संवैधानिक पीठ के ये क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। और आपको पता ही है क्या हुआ है, आपको पता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति आंखों से, न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से जो है क्या कर दी गई है, काली पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह संविधान की किताब जो है उनके हाथ में दे दी गई है। ठीक है, आज हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत सारा आपका स्टैटिक जीके करवा दिया कवर मैंने। सारे ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए और एग्जाम सिलेक्शन आपके सिलेक्शन को कराकर ही जो है क्या लेगा, एक जो है सांस लेगा। तो आप एग्जाम सिलेक्शन से जुड़े रहो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद।